हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग आईएफएल फाइनेंस के बारे में जानेंगे। तो आईएफएल फाइनेंस एक एनबीएफसी है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, मतलब वो पैसे कैसे बना रहे हैं, उनके किस टाइप के कस्टमर्स को वो टारगेट करते हैं, फिर उनका जो लोन बुक है वो कौन कौन से सेगमेंट में लोन देते हैं। फिर हम जानेंगे कि लाइक उनके आज जो एडवांसेस बुक है वो किस रेट से बढ़ रहा है, डिपॉजिट का बुक किस रेट से बढ़ रहा है। देन हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे और एसेट क्वालिटी के बारे में जानेंगे। और एकदम एंड में आई टेल यू के लाइक निर्मल जैन जो आईएफएल फाइनेंस का जो फाउंडर है, उन्होंने कॉन कॉल में क्या बोला, Q4 FY23 का कॉन कॉल उन्होंने कंपनी के बारे में और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में क्या क्या बोला। तो एज यूजुअल मैं अपना कॉपी लेके बैठा सो दैट मैं कोई पॉइंट ना छूटे मेरे से। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आईएफएल फाइनेंस का बिजनेस मॉडल। तो आईएफएल फाइनेंस एक एनबीएफसी है और ये उन लोगों को केटर करता है जिनके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अब सोचिए एक मॉम एंड पॉप स्टोर में काम करने वाला कोई कोई सोलो एंटरप्रेन्योर टाइप का, या लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ब्लू कॉलर्ड कोई बंदा जो लेट्स से कोई फैक्ट्री का फ्लोर मैनेजर है या कोई फैक्ट्री का फ्लोर में काम करने वाला। तो आईएफएल फाइनेंस इन जैसे लोगों को लोन्स देते हैं। तो सोचो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आप एक शहर में आप लेट्स से एक बड़े बैंक में और लेट्स से एक बड़े कंपनी में जॉब करते हो, तो आईएफएल फाइनेंस के पास अब क्यों जाओगे? आप तो एचडीएफसी के पास जाओगे, आईसीआईसीआई के पास जाओगे, करेक्ट। लेकिन आईएफएल के पास वो लोग जाते हैं जिनका लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब से फॉर एग्जांपल उनका कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं होता है, या फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है तो वो एकदम सॉलिड नहीं है। मतलब अगर वो डॉक्यूमेंटेशन लेके लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे तो वहां पे आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा कि लाइक हम आपको हमारा जो क्रेडिट अप्रूवल का जो प्रोसेस है वहां पे आप स्क्रीन नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कुछ बुरी बात नहीं है कि आईएफएल इस कैटेगरी को लोन दे रहे हैं। आईआईएफएल फाइनेंस का एक्चुअली एक्सपर्टीज ही है कि वो इस जगह इस सेगमेंट को केटर करे। पिछले 2 साल में आईआईएफएल ने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसीलिए जो आप देख रहे हो पिछले 3, 4, 5 क्वार्टर में आईआईएफएल फाइनेंस का बहुत तगड़ा ग्रोथ आया है। अगर मैं इस क्वार्टर का भी बात करूं ना, तो आप देखोगे उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 7% ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड 40% ऑन अ YOY बेसिस, राइट। तो और अगर मैं उनका एडवांसेस का बुक बोलूं, मतलब जिस रेट से वो लोन्स को दे रहा है, दैट इंक्रीज 12% ऑन अ QOQ बेसिस, और YOY में देखोगे तो 29% का इंक्रीज है। इसका क्या मतलब है कि पिछले 2 साल में आज आईआईएफएल ने जितना भी गांव में और लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये जो टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटीज में अपना डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया है, आज उसी का ही रिजल्ट हमें मिल रहा है। दूसरा चीज क्या है जो मुझे बहुत अच्छा लगा आईएफएल फाइनेंस का, वो है कि उसका आरओई का नंबर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में निर्मल जैन ने कॉन कॉल में क्लियरली बताया था, पिछले क्वार्टर में उनका आरओई 16-17% के आसपास था, और निर्मल जैन ने बताया था कि हम अगले 1-2 क्वार्टर में इसको 20 के आसपास लेके जाएंगे, और इस क्वार्टर में उनका आरओई का नंबर है 19.9%। तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है और उसके साथ साथ आरओई भी बढ़ता है। तो 19.9% मतलब आप सोच लो कि 20% के आसपास उनका आरओई बन चुका है, राइट। और इसके साथ इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। तो अगर मैं उनका जीएनपीए नंबर बोलूं, जीएनपीए नंबर है 1.8%, मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो तो 1 रुपए 80 पैसे में आपको ईएमआई नहीं मिल रहा है, इसी को बोलते हैं जीएनपीए। और एनएनपीए नंबर है सिर्फ 1.1%। और अगर आप आईआईएफएल फाइनेंस के हिस्टोरिकल देखोगे तो 1% के लगभग ही उनका एनएनपीए होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इतना अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा? अब ये सोचो, मैंने वो क्या बोला कि एक तो है कि इनका जो कस्टमर सेगमेंट है, कस्टमर सेगमेंट एकदम प्रीमियम क्वालिटी के नहीं होते हैं, राइट। तो इनको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाना पड़ता है जहां पे लेट्स से बैंक्स है नहीं, या फिर बैंक्स है लेकिन बैंक्स इनको लोन नहीं दे पाते हैं। एक और रीजन ये है कि अगर आप देखोगे इनका मार्जिन बड़ा है, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बड़ा है। अब ये क्यों बड़ा है सोचिए, बिकॉज ये स्मॉल टिकट साइज लोन्स देते हैं। आप देखोगे इंडिया में आपका कस्टमर का क्वालिटी जितना अच्छा होगा ना, आप उसको ज्यादा लोन दे पाओगे। लेकिन सोचो अगर आपका कस्टमर का क्वालिटी में डाउट है, जैसे माइक्रो फाइनेंस के तरह ही आईएफएल बिहेव करता है। आप देखोगे आईएफएल फाइनेंस क्या करता है, छोटे छोटे लोन्स देते हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग तो डिफॉल्ट करने ही वाले हैं, बट एज लॉन्ग एज you are getting more money then let's say you are losing money, then you are good, right, as a financial institution, because a financial institution will always lose money। किसी का एनपीए कभी 0% हो ही नहीं सकता। तो
अभी हम थोड़ा जानते हैं कि आईएफएल किस किस सेगमेंट में लोन देते हैं। तो उनका अगर 100 रुपए का, बाय द वे उनका जो एसेट बुक है वो कुछ 60,000 करोड़ का है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बट धीरे धीरे करके बड़ा बन रहा है। तो आउट ऑफ दिस कुछ 35% उनका होम लोन का सेगमेंट है, 32% उनका गोल्ड लोन का सेगमेंट है और 15% उनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है। तो ये तीनों बनता है उनका मेजर 3 सेगमेंट। अब आईएफएल फाइनेंस को आरबीआई ने आरबीआई ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है क्रेडिट कार्ड देने के लिए, ठीक है। वो आरबीआई जनरली देखता है कि लाइक मतलब एकदम टॉप नॉच बैंक्स को ही मतलब अलाउ करते हैं क्रेडिट कार्ड देने के लिए। सो आईएफएल फाइनेंस क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। अब आप बोलोगे इनका मार्जिन कैसे बढ़ा? ये इसीलिए बढ़ा कि पिछले, अगर आप इस क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो उनका गोल्ड लोन का बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% बढ़ा और वाई आई थिंक 28-29% बढ़ा। और सबसे बढ़िया चीज है जो माइक्रो फाइनेंस, जो आज 15% ऑफ द टोटल बुक है ना, एक साल पहले वो 10% था। तो सोचिए माइक्रो फाइनेंस का बेस बढ़ते जा रहा है। कोविड के बाद से ये माइक्रो फाइनेंस का क्या मतलब ये एसएमई एंड एमएसएमई सेगमेंट, करेक्ट, जैसे मैंने बोला कि आज एमएसएमई सेगमेंट में ही गोल्ड लोन, होम लोन, मतलब अगर आईएफएल फाइनेंस का मैं होम लोन का भी बात करूं तो ये वो लोगों को लोन देते हैं जिनका लेट से घर में सैलरी है 30,000 रुपए या उसके नीचे, राइट। और अगर शहर में भी लोन देते तो 50,000 या उसके नीचे। तो मतलब क्या, ये पूरा एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट में ही ये सारे डिवीजन का लोन्स ये लोग देते हैं। गॉट इट? तो इसका क्या मतलब, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा एंड सिंस सब स्मॉल टिकट्स लोन दे रहे हो ना, तो क्या हुआ, दे वर एबल टू पास इट ऑन टू देयर एंड कस्टमर्स। लेकिन इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नहीं बढ़ा। क्यों कॉस्ट ऑफ बोरिंग नहीं बढ़ा? बिकॉज इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ, बिकॉज इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देख के भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अच्छा लगा। और अगर आप देखोगे आईएफएल फाइनेंस बहुत ही मतलब एक डिसिप्लिन वे में अपना बिजनेस को किए जा रहे, तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नहीं बढ़ा, बट दे वर एबल टू पास ऑन द राइज इन द रेट्स। जब आरबीआई ने रेट बढ़ाया, राइट, राइज इन रेट्स टू द एंड कस्टमर्स, और एंड कस्टमर्स ने पेमेंट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी बढ़ा। सो अभी थोड़ा जान लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल के आज निर्मल जैन ने कॉन कॉल में और क्या क्या चीजें बताई। तो उन्होंने पहला चीज तो बोला कि लाइक पिछले 2 साल में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, राइट, अब उसका ही मतलब अब वो डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का रेट को थोड़ा घटा रहा है बिकॉज नाउ दे वांट, मतलब क्या होता है ना कि लाइक अभी उसका फायदा लेना चाहता है। तो निर्मल जैन ने बोला है कि दे आर टारगेटिंग 25% का CAGR इवन इन 2024 में भी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ और उन्होंने ये भी बताया कि लाइक देखो कोविड का इंपैक्ट खत्म हो गया और एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबल हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सोचिए ना पिछले 2-3-4 क्वार्टर में ना आप देखोगे ये जितना भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का स्टॉक गिरे हुए थे, राइट। ये क्यों? बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था तो वहां पे थोड़ा सा डिमांड में थोड़ा सा स्लगिशनेस आया, लेकिन आईएफएल का भी थोड़ा बहुत आया। तो अगर आप देखोगे हाउसिंग का सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रू कर रहा है, 20-23% से ग्रो किया, बट दैट ग्रोथ, the pace of growth is slower than the pace of growth in the gold segment and in the microfinance segment. ये इसीलिए है because of the interest rate hike. But अभी अब मतलब निर्मल जैन ने वही बताया कि लाइक जब आरबीआई अपना रेट कट नहीं किया, बट उन्होंने रेट का पॉज किया ना अभी, राइट। तो निर्मल जैन का भी कहना है कि लाइक अभी आगे जाके तो मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि लाइक इंटरेस्ट रेट्स तो पीक आउट हो चुका है, तो आगे जाके तो रेट कट ही आने वाला है। और जब रेट कट आएगा फिर से वो हाउसिंग सेगमेंट में फिर से आएगा, फिर से वो बूम आएगा जो 2020 और 2021 में था। तो ये तो हमने मोरलेस पूरा चीजें कवर कर लिया। अभी बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ, और आप देख सकते हो कि आईआईएफएल बहुत टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, आईआईएफएल जो एक एनबीएफसी है, ये बैंक्स के साथ मिलके ना पार्टनरशिप में भी लेंडिंग करती है, इसको को लेंडिंग अग्रीमेंट बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे ये सारे टेक कंपनीज के साथ काम करते हैं, फिनटेक्स के साथ काम कर रहे हैं। और अगर इस क्वार्टर में भी देखोगे ना, इन्होंने 2-3 और बैंक, तो अगर आप एक बैंक के साथ मिलकर को लेंडिंग करोगे तो क्या आप ज्यादा पैसा भी लेंड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला आईआईएफएल का लोन बुक इज ओनली 60,000 करोड़, करेक्ट। तो ऐसे भी बहुत सारे जगह में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पूरे गांव में या पूरे शहर में जब घुस रहे हो तो आपको बहुत लोन देना पड़ेगा ना। तब लेट्स से आईआईएफएल बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ, कनाडा बैंक के साथ मिलके को लेंडिंग, और को लेंडिंग का एक और चीज क्या है ना, ये जो रिस्क है मतलब पैसा नहीं वापस आने का, वो दोनों बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। गॉट इट? तो वो भी एक चीज है। तो इस तरह से आईआईएफएल ग्रो कर रहा है। आई रियली लाइक निर्मल जैन जो कंपनी का फाउंडर है, आज भी कॉल में आते हैं, बहुत पैशनेटली बात करते हैं। तो आप डेफिनेटली आईआईएफएल फाइनेंस का कॉन कॉल सुनिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन द होल एनबीएफसी एंड द एमएसएमई स्पेस इन इंडिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया ये वीडियो। आपको कोई भी सवाल हो तो आराम से आप मुझे ट्विटर में या लिंक्डइन में मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।